नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9 के साइंस का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में पूछा गया है। आप कंपटीशन की दुनिया में अगर आना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें। इसका नाम गंगा ग्लोबल एकेडमी है। यहाँ तमाम कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। कुछ ही दिनों में यह चैनल जल्दी ही सारी सुविधाएं लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। चलिए हम चलते हैं क्लास 9 के साइंस का क्वेश्चन एनालिसिस की ओर। यहाँ लिखी हुई है, देख रहे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 112 है। इसको विषय कोड भी कहते हैं। ये अनिवार्य विषय है। इसमें 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 30 नंबर सब्जेक्टिव से होते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, पूरे 80 के 80 प्रश्न। एक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित रहता है और मुख्य रूप से शुरुआत से 40 क्वेश्चन जो आप लोग OMR पर आते हैं, उसी के आधार पर आपको मार्क मिलता है। इसलिए सही सही आंसर लगाना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन और पेन लेकर बैठ जाएं और मेरे द्वारा जो इसका एनालिसिस किया जा रहा है उससे मिलान करेंगे और देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। इससे आपका रिजल्ट निर्भर करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 है। 1 नंबर प्रश्न में चलेंगे। लिखी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है पर ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि अदिश राशि। अदिश पूछ रहा है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर बी, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 4 जो है सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि। 4 क्या है? अदिश राशि। प्रश्न नंबर 2 है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। बच्चों ने भी सही जवाब मारा है। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, त्वरण का एसआई मात्रक है। ऑप्शन में देखना है त्वरण के एसआई मात्रक क्या है। त्वरण की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बच्चों ने भी सही जवाब लगाया। 4 में है, यदि एक ही ताप पर 2 गेंदें टकराती, एक ही ताप पर 2 गेंदें टकराती है तो क्या संरक्षित रहेगा। अगर एक ही ताप पर 2 गेंदें टकराती है तो संवेग संरक्षित रहती है। क्या संरक्षित रहती है? संवेग। 4 नंबर का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कहता है, निम्न में किसका मात्रक। न्यूटन का मात्रक पूछता है। न्यूटन किसका मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक न्यूटन होता है। हम लोग जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हुआ। 6 में कहती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, यानी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। इस गति को ए में है आवर्त गति, बी में त्वरित गति, सी में दोलनी गति, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। दोलन गति या दोलनी गति कहते हैं। जैसे नाव वाला झूला देखते होंगे, वह दोलन गति है। प्रश्न नंबर 7 है, ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगा। ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है।
किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। मीटर को किलोमीटर में निकालना है, अगर किलोमीटर से मीटर में निकालना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे। तो देख लेंगे यहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड है और इसको गुना कर देंगे 18/5 से। 5 चौके 20 होगा, 18 चौके 72 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 में 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर के क्या होती है, 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से और 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से प्राप्त करती है। 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो जाती है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है। तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा, ट्रेन का त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कह रहे हैं कि हो गया 9 नंबर में है, देख रहे हैं, ये है कि 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल और -4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी, कितने समय के बाद रुक जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 सेकेंड के बाद वह रुक जाएगी। अगला है, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो उसका फॉर्मूला होता है a इंफिनिटी 1/m। तो निकाल सकते हैं समानुपाती 1/m है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दाब का ऐसा मात्रक पूछा है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान, पृथ्वी के सेंटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है। 13 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, अगर कोई वस्तु का भार यहाँ 6 kg है, पृथ्वी पर उसका 1/6 हो जाएगा। सॉरी, पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना हो जाता है चंद्रमा पर, 1/6 गुना। फिर से समझें, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, 1/6 गुना हो जाता है, यानी वह भारहीनता महसूस होती है। 14 नंबर है, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। घनत्व का ऐसा मात्रक निम्न में से कौन है। तो घनत्व का ऐसा मात्रक मतलब डेंसिटी का ऐसा मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। 15 नंबर प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होती है, महत्तम होती है। तो वह तापमान है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यदि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल 5 सेकेंड में क्या करती है, 640 जूल कार्य करती है। मशीन की शक्ति मालूम करना है। मशीन की शक्ति मालूम करना है। तो इसका मशीन की शक्ति हो जाएगा 640/5। इसको काटेंगे, 5 इकाई 5 और 1 पर 4 14 हो जाएगा, 5 में 10,
4 5 8 40, 128 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 128 वाट हो जाएगा। इस प्रकार यह न्यूमेरिकल था, इसको बना के देख लिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न में ये प्रश्न कहती है संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा क्या है? संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब 1 वाट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 जूल प्रति सेकंड। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है एम द्रव्यमान। लिखिए कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु जो भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? एम द्रव्यमान की एक वस्तु जो भी वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। 1/2 mv² होता है। प्रश्न नंबर 20 है यदि m तथा 2m द्रव्यमान के 2 पिंड, एक का भार m है दूसरा का 2m के 2 पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अनुपात में 1:2 होगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न कहते हैं, देखिए लिखी है कि जब ये कह रहे हैं जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी। ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है? ध्वनि किस माध्यम से? ध्वनि ठोस से भी जाती है, तरल से भी और गैस से भी जाता है। सबसे ज्यादा ध्वनि की स्पीड होती है ठोस में। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 22 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 23 नंबर में। इनमें कहते हैं कि कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक? तरंगदैर्घ्य का मात्रक कौन है? नैनोमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम ये होता है। 24 में है किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का आयाम कहते हैं। और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है और ये 25 कहते हैं कि 2 क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है? 2 क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी होता है तरंगदैर्घ्य। क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है। 26 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? 20,000 से अगर ज्यादा की आवृत्ति हो गया उसको प्रासरव्य तरंग कहते हैं। इसे हम लोग नहीं समझ सकते हैं, ठीक ना। 27 है प्रतिध्वनि की घटना। ध्वनि की कौन सी घटना? ध्वनि की कौन सी घटना है? यह परावर्तन है। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो किसी बड़े महलों से जाके टकराते हैं तो प्रतिध्वनि होती है। ध्वनि की कौन सी घटना है? उससे टकरा के लौटना मतलब परावर्तन है। 28 सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी पारे का कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। सामान्य वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न नंबर 20 है जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। पानी का क्वथनांक भी बढ़ता है। उष्मा के असाई मात्रक क्या होता है? उष्मा के असाई मात्रक जूल होता है। उष्मा के असाई मात्रक जूल होता है।
कैलोरी, किलो, कैलोरी, केल्विन, उसमें का मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 3000 के, यहाँ लिखा है 3000 के, यानी केल्विन में से किसके बराबर होता है? 3000 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किससे अधिक जलन अनुभव होता है? सबसे ज्यादा अनुभव किससे होता है? भाप से। कटे हुए या उबलते हुए पानी से ज्यादा ज्वलन अनुभव कहाँ से होता है? इसका जलन अनुभव होता है भाप से। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न अगला कहते हैं, क्या वाष्पन की प्रक्रिया से होती है? वाष्पन की प्रक्रिया, वाष्पन की प्रक्रिया से होती है गर्मी में कमी। जब कोई चीज वाष्पित होकर उड़ेगा तो गर्मी में कमी होगी। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या होती है? गर्मी में कमी होती है। 34 नंबर प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाते हैं? गैस जब द्रव में बदलते हैं तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। इसमें कहता है, ये ऑप्शन में धातु खोजना है, कौन सा धातु है, यानी मेटल कौन है? आयोडीन तो नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं है, और धातु है सोना। सोना क्या है? धातु है। गोल्ड क्या है? धातु है। 36 में कहता है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तत्व खोजना है। सिलिका, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक और पीतल। इसमें कौन सा तत्व? सिलिका, आर्सेनिक, पीतल, स्टेनलेस स्टील, ये इसमें तत्व खोजना है। ये आर्सेनिक क्या है? तत्व है। आर्सेनिक क्या है? तत्व है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्सेनिक एक तत्व है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ द्वारा, नहीं कोई पदार्थ कितना स्थान, जो स्थान छेकता है उसे क्या कहते हैं? किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया या छेका गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। यानी कोई वस्तु जितना स्थान छेकता है उसे उसका आयतन कहते हैं। 38 में किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगा वह निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। और 39 नंबर प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से होता है? सबसे ज्यादा वाष्पन कहाँ होगा? परख नली में तो बंद रहेगा, नहीं हो सकता है। बोतल में भी नहीं होगा। कोने प्लस सबसे ज्यादा थाली बहुत बड़ा एरिया में पानी भरा रहेगा या कोई चीज रहेगा तो उसका वाष्पन बहुत तेज गति से होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? यानी कि वह सीधे उड़ेगा नहीं आग जलाने से। आयोडीन उड़ जाएगा, नेफ्थलीन उड़ जाएगा, कपूर उड़ जाएगा, लेकिन फिटकरी नहीं उड़ेगा। फिटकरी नहीं उड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 होगा। और 41 कहता है कि पायस क्या है? पायस खोजना है। इसमें से पायस क्या है? ये दो गैसों का मिश्रण है, दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है, दो ठोस पदार्थों का मिश्रण है, दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। इसका आंसर हमें खोजना है। ये 41 नंबर प्रश्नों का आंसर खोजना है। इसका क्या हो जाएगा? दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण, दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण पायस है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन होगा? बर्फ, जल का बर्फ बनना नहीं, ये तो भौतिक। लोहे में जंग लगना, कांच का टूटना, मोम का पिघलना, ये 42 नंबर का जवाब खोजना है। ये क्या होगा? इसका सही जवाब एम है जल का बर्फ बनना, बी में है लोहे में जंग लगना, सी में कांच का टूटना, या डी मोम का पिघलना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ। 43 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन समान प्रकृति का है?
निम्नलिखित में कौन समान प्रकृति का है? ए नंबर में है दूध, बी में है रक्त, सी में जल और डी में वायु। इसमें समान प्रकृति कौन है? तो वायु जो है समान प्रकृति का है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर है। सोडियम सल्फाइड का सही सूत्र आपको खोजना है। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? CaPO4 CaCO3 चूना क्या होता है? Na2SO4 Na2SO4। तो इसमें खोजना है 45 नंबर का सही जवाब क्या होगा? देखिए सोडियम सल्फाइड का सूत्र इसमें से क्या होगा? सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? इसमें इसका सूत्र Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फाइड। 46 में Fe2SO4 का होल 3 में Fe का संयोजकता क्या है? Fe का संयोजकता खोजना है। इसमें Fe का संयोजकता खोजना है। इसमें इसका 3 है तो +3 इसकी संयोजकता होती है। 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करना है। 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या 0.25 होता है। क्या होती है? 0.25 होती है। 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं 48 में। कहते हैं निम्नलिखित में किस अणु की परमाणुकता क्या है? 3 है। परमाणुकता क्या है? 3 है। 48 का सही जवाब खोजना है। परमाणुकता जिसमें 3 होगा। MnH3 है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में SO3, इसमें मीथेन। इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसकी परमाणुकता 3 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता क्या होती है? 3 होती है। 49 नंबर है। CO कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना? CO कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मोलर द्रव्यमान M है 14 AM, 44 AMU, 22 AMU, 28 AMU। इसका सही जवाब 28 AMU होता है। 50 नंबर, हम लोग 50 पर आ गए। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व खोजना है? ए में नाइट्रोजन, बी में आर्गन, सी में कार्बन, डी में ऑक्सीजन। इसमें आप लोगों को खोजना है कौन सा ये त्रिबंधक है। कौन सा ये त्रिबंधक है? इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन जो है त्रिबंधक होता है। 51 है। निम्नलिखित में कौन तात्विक अणु कौन है जिसमें तत्व है? ए में H2 जल में तत्व नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तत्व नहीं है, मीथेन में भी तत्व नहीं, लेकिन ऑक्सीजन में क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन में क्या है? तत्व है। इसलिए 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 है। यहाँ देख रहे हैं कि इसकी O है ऑक्सीजन, जिसकी परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16 है। उसमें 16 क्या है? द्रव्यमान, मतलब किसका? ये परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या हो जाएगी? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगी। इसमें कहते हैं कौन समस्थानिक का युग्म नहीं है? समस्थानिक किसे कहते हैं? वह अणु या परमाणु जिसकी वह तत्व कह सकते हैं, वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है समस्थानिक। यहाँ देखिए परमाणु संख्या समान है, यहाँ भी परमाणु संख्या समान है, यहाँ परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, ये समस्थानिक है। लेकिन यहाँ परमाणु संख्या समान नहीं है, तो ये युग्म नहीं हुआ। N 7 14 और 6 14 ये परमाणु समस्थानिक का युग्म नहीं है। इतना देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि 54 नंबर प्रश्न है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? हम जानते हैं इसकी परमाणु संख्या सोडियम कितना होता है? Na का 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। इसको देखना है। 11 2 8 8 2 10 और 1 11 2 8 1 2 8 1 किसमें है? यहाँ है 2 8 1, अर्थात ये इसका सही जवाब होगा। 55 है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषण कौन नहीं करता है?
CO तो करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, NO2 भी करता है, SO2 भी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। यह वायुमंडल में मात्र कितना है, 0.03%, 0.03% ये पाया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा जो है कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली है। बाहरी घेरा क्या है, कोशिका झिल्ली है। बाहरी घेरा कोशिका झिल्ली है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न लेते हैं, 57 नंबर प्रश्न, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। ए नंबर में लिपिड की, बी में प्रोटीन की, सी में लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। 48 नंबर है, प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिका किस प्रकार की होती है। प्याज की झिल्ली में दिखने वाला कोशिका किस प्रकार की होती है। ए में स्तंभाकार है, बी में आयताकार है, सी में गोलाकार है, डी में ग्रंथिल है। इसको आप लोगों को इसका सही जवाब खोजना है। ए में स्तंभाकार, बी में आयताकार और सी में गोलाकार, डी में ग्रंथिल। इसका सही जवाब आयताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी ऊतक है। साधारण अस्थायी ऊतक कौन है। एक में स्थूल कोण ऊतक, बी में दृढ़ ऊतक, सी में मृदु ऊतक और डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो सॉरी, इनमें से सभी। इनमें से क्या है, सभी है। तो ये जो है साधारण अस्थायी ऊतक, स्थूल कोण ऊतक भी होती है, दृढ़ ऊतक भी होती है, मृदु ऊतक भी होता है। अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 60 में मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। ए में पौधों को सहारा देना, बी में भोजन का संचय करना, सी में ऊतकों के बीच स्थित रक्त स्थानों को भरना, इनमें से सभी। तो मृदु ऊतक का काम है भोजन का, पौधों को सहारा देना। 60 का क्या होगा, पौधों को सहारा देना, पौधों को सहारा देना। नहीं, ये नहीं। मृदु ऊतक का कार्य है भोजन का संचय करना, भोजन का संचय करना। मृदु ऊतक का काम है भोजन को संचय। दृढ़ ऊतक का काम होता है पौधों को सहारा देना। तो 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम क्वेश्चन अगला लेते हैं और वह क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है, स्टार्च एक प्रकार का क्या है। स्टार्च एक प्रकार है, किसका प्रकार है। स्टार्च एक प्रकार है, इसका होता है सी। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10 और C6H10 और वो हाइप ये होता है। स्टार्च जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। क्या होती है, स्वादहीन होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और क्या होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। चलते हैं हम 62 नंबर प्रश्न की ओर और ये प्रश्न कहता है, स्पायरोगायरा निम्नलिखित में से किस शैवाल का उदाहरण है। स्पायरोगायरा, ए में भूरा शैवाल, बी में नील हरित शैवाल, सी में हरित शैवाल, डी में लाल शैवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित शैवाल। क्या हो जाएगा, हरित शैवाल। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, एगेरिकस क्या है। एगेरिकस
क्या है, ये प्रश्न है। और ए नंबर में परजीवी फंजाई, बी में मुक्त प्राणी, सी में मृतजीवी फंजाई और डी में जलीय प्राणी। एगेरिकस क्या है, एक जैसे क्या होता है, मशरूम होता है जिसको हम गोबर सत्ता भी कहते हैं। यह जो है एक मृतजीवी फंजाई क्योंकि सड़े गले पदार्थों पर जन्म लेते हैं और उसी को खाते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो लाइसोसोम की खोज ए में बिरचुल, बी स्टांसबर्गर, सी में फेमिलुगाल्जे और इसका क्रिश्चियन डी डुवे। तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किए थे, यानी क्रिश्चियन डी डुवे ने किए थे। क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था, क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था। और ये कब क्या था, ये जो है 1955 में किया था। कब क्या था, 1955 में। और ये बेल्जियम के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के। ये बेल्जियम के रहने वाले थे क्रिश्चियन डी डुवे में। अब है अगला क्वेश्चन, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। ए में है लाइसोसोम में, बी में लवक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी केंद्रक में। इसका सही जवाब होगा क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए 66 नंबर का, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो हम ए में है मैट्रिक्स में, बी में है लवक में, सी राइबोसोम में, डी अंतःद्रवी जालिका में। इसका सही जवाब होगा श्वसन से संबंधित एंजाइम मैट्रिक्स में मौजूद रहते हैं। 67 में रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं। ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में ल्यूकोप्लास्ट, सी में क्रोमोप्लास्ट। इनमें से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट तो रंगीन नहीं होता, सॉरी ये तो रंगीन होता है, क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा। इसका आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। 68 नंबर है एरेनकाइमा। क्या है, एरेनकाइमा। ये प्रश्न कहता है एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है। ए में है तने के शीर्ष भाग में, बी में है विभज्योतकी ऊतक में और सी में जलीय पौधा में, डी में मृत कोशिका में। इसको खोजना है। 68 का सही जवाब खोजना है आप लोगों को। 68 का सही जवाब। एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, इसका सही जवाब होगा जलीय पौधा। एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, जलीय पौधा में। या 69 है जाइलम ऊतक में क्या पाया जाता है। ए में है वाहिकाएं, चलनी नलिकाएं, वाहिनिकाएं। तो जाइलम एक ऊतक है जो कि जड़ से जलोढ़ी लवण को पेड़ पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं। जाइलम ऊतक में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और क्या होता है, इसके अलावा भी पेरेन्काइमा आदि होती है। तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं यानी ए और सी दोनों होती है। 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में कौन पाया जाता है, निम्नलिखित से कौन जीवाणुओं में पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु में ये सब कोई नहीं पाया जाता है। जीवाणु में ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली और केंद्रक केंद्रिका कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। ए में कवक है, बी में एंजियोस्पर्म है, सी में शैवाल, डी में टेरिडोफाइटा। इसका सही जवाब खोजना है। 71 का सही जवाब एंजियोस्पर्म होगा।
एंजियोस्पर्म जो है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह। 72 है धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो धान और गेहूं एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। धान एवं गेहूं क्या है? एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री। धान और गेहूं एक बीजपत्री है। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 73 है भोजन में लौह खनिज। भोजन में लौह खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? कहते हैं लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग। ए में दम्मा तो नहीं होता है, बे में पायरिया, ये नहीं, यकृत कैंसर नहीं, एनीमिया होती। भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया होती। 74 है निम्नलिखित में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है? शरीर के जोड़ को कौन प्रभावित करता है? तो गठिया। कौन करता है? गठिया करता है। 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं 75 में। कहते हैं इनमें से कौन संक्रामक रोग है? इनमें से कौन संक्रामक रोग है? रेबीज, कालाजार, डिप्थीरिया, इनमें से। ये देखिए ये कोविड-19 भी होता है। क्या? संक्रमित रोग कोविड-19। रेबीज भी होता है। अगर किसी को रेबीज हो गया, वह जानवर दूसरे को काटेगा तो उसी को हो जाएगा। कालाजार, डिप्थीरिया, खांसी, ये सब संक्रामक रोग है। 6 रोग जिसको टीबी कहते हैं, यह भी संक्रामक रोग है। 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। इनमें से कहता है निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो कि बरसात की ऋतु में बोई जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। इसमें मूंग तो वर्षा ऋतु में नहीं बोई जाती, गेहूं भी नहीं बोई जाती, धान, ये धान वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो खरीफ फसल हो गया ये। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 77 है कि 4 डायमेंशनल में किसका एक समान 2,4D निम्न में किसका एक सामान्य उदाहरण है? एम है पादप रोग का, बी में खरपतवार नाशी का, सी में पीड़क नाशी का, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखना है हमें। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर खोजें। इसका आंसर होगा 2,4D किसका सामान्य उदाहरण है? पादप रोग का, ये नहीं, खरपतवार नाशी का, पीड़क नाशी का, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, खरपतवार नाशी का। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर है 78 और 78 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में कौन भारतीय नस्ल की गाय है? कौन है? थरपारकर, बी में मेहसाना, डी में फ्रीसवाल, सी में फ्रीजिंग और साहिवाल। ये विदेशी है, ये भी विदेशी, ये भी विदेशी है, लेकिन थरपारकर जो नस्ल है यह भारतीय नस्ल है। 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ कहता है निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों को होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है? कुक्कुट मतलब यानी पक्षी को होने वाला संक्रामक रोग। ए में चेचक, बी में रिंगवर्म, सी में एंथ्रेक्स, डी में रानीखेत। इसका सही जवाब हो जाएगा रानीखेत। कुक्कुटों को होने वाला एक गंभीर बीमारी है। प्रश्न नंबर 80 कहते हैं निम्न में किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? किसके द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा आयस्टर के द्वारा। आयस्टर के द्वारा। यह जो है सीप समूह की प्रजाति है। इस प्रकार 80 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखे और 80 ही प्रश्न होगा, इससे आगे प्रश्न नहीं होगा। चलिए 80 प्रश्न को हम लोगों ने देखा, समझा और इसको अमल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल अच्छा लग रहा है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। किसी भी प्रकार की समस्या के हल के लिए हमें जरूर कमेंट में लिखें, सलाह जरूर दें। धन्यवाद।